औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप समझ कर रहे हैं FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। वेबसाइट है हमारी radio.gv.p की, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान और सोशल मीडिया में हमारे मकामी पेजेज़ हैं FM 101 हैदराबाद ऑफिशियल। इसी तरह से फेसबुक पर है, ट्विटर पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी। और जनाब क्या बताऊँ मैं, आज एक ख़ास प्रोग्राम है हमारा रिसर्च के हवाले से, तो उसपे हम बात करेंगे और अगर आप कुछ कहना और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग वैसे FM 101 सुन रहे होंगे और ये जो हमारे ख़ास प्रोग्राम हुआ करते हैं, इसमें हम ऐसे माहिर अफ़राद को बुलाते हैं जो माशरे के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इंसानी सेहत को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, का नाम है प्रोफ़ेसर डॉक्टर नसरीन इनायत बुगियो और ये PhD हैं मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में और रिसर्च वर्क करती हैं और इनकी जॉब है रिसर्च साइंटिस्ट, पॉलिसी, रेगुलेशन, गाइडलाइंस डेवलपमेंट। तो फ़ौरन से पेशतर हम नसरीन साहिबा की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो इनका वर्क है रिसर्च के हवाले से, ये कनाडा में क्या कर रही थी और अब यहाँ जब हैदराबाद आई हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको सलाम करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी आपका जी, कि जी। आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और इंशाल्लाह ताला आगे भी शो करते रहेंगे कुछ अरसे नहीं, नहीं। तक। जी, जी, जी। बिल्कुल थैंक यू। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो रिसर्च वर्क है, ये जो आपने PhD की है, तो ये किसमें की है और इसका मतलब आगे आप क्या और होने जा रहा है? जी, इसके लिए मैं ज़रा जल्दी से पहले थोड़ा हैदराबाद का अपना बैकग्राउंड दूँगी कि जी, जी। मैं ओरिजिनली हैदराबाद से ही हूँ जी, जी। और यहाँ से सेंट मैरीज़ जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने जो है वो अपना किया था शुरू की तरह अपनी जो तालीम हासिल की थी। उसके बाद ज़ुबैदा कॉलेज, फिर सिंध यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में पैरासिटोलॉजी जो कि पब्लिक हेल्थ रिलेटेड होता है, उसमें मैंने स्पेशलाइज़ेशन की थी। अच्छा, अच्छा। तो माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये है कि मुझे मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोज़ीशन थी, तो मुझे वेरी जो है वो उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उस ज़माने में UGC होता था, अब HEC है। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि एक स्कॉलरशिप दी कि आप ये 5 साल की स्कॉलरशिप है, दुनिया में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, लेकिन PhD करके वापस पाकिस्तान आइए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कीजिए फॉर 5 ईयर्स। तो फिर उस ज़माने में तो थोड़ा रिलक्टेंट थी मैं, लेकिन कुछ टाइम लगाया, फिर उन्होंने कहा अब आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म होने वाली है, जाना है तो जाइए, नहीं तो बस मिले ही नहीं ना। फिर ज़ाहिर बात है मेरे वालिद इनायत अच्छा। अली बुगियो, मेरे मामू हसन अली, मोहम्मद अली, ये लोग बहुत, मेरे ताया जो है पीर मोहम्मद साहब, ये लोग इतने ज़्यादा थे इन्वॉल्व हमारी तालीम में। बचपन से ही हमें तालीम व तरबियत नौनिहाल, ये हम पढ़ के वाह, जो वाह! है क्या बड़े बात हुए हैं ना, बच्चों की दुनिया, बेहतरीन। ये पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं और लब पे आती है दुआ। वो बिल्कुल। समझे हमारी लाइफ का तब भी मोटो था, आज तक कोई मोटो है जब भी इसी फील्ड के अंदर आए हैं। ज़बरदस्त। और अब तो लाइफ चेंज हो गई है, यहाँ पर मैं देखती हूँ बहरहाल। तो हुँ। ये मेरा यहाँ पर अब ब्रिंगिंग में था। उसके बाद मैं PhD करने के लिए गई। अब तो जितनी भी मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो सारी कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, ऑटोवा में, ऑटोवा वहाँ का कैपिटल है, और जी। USA में वाशिंगटन DC उनका FDA डिपार्टमेंट है, और जो है USDA है, और फिर उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पर जो है वो कॉमनवेल्थ का इंस्टीट्यूट है एक ना, अच्छा। उनके पास जो है मुझे 3 साल के लिए, एक्चुअली मुझे मिला तो ज़्यादा टाइम के लिए था, लेकिन मैं फिर 3 साल तक मैंने वहाँ पर उनके पास WHO के प्रोजेक्ट्स जो थे उनके ऊपर, वो भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड था, और उसमें भी जो पैरासाइट्स होते हैं यहाँ पर बच्चों में आम देखे होंगे, अभी मुझे नहीं पता कि हैदराबाद में नजर आते हैं या नहीं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो उस जमाने में जो है ये इतने लंबे लंबे जो है ना 6 इंच तक के कीड़े होते थे, जी, 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 जी। पीले कलर के ना, सही, जो सही। बच्चों को पॉटी में हाँ। निकला करते थे। सही, अब सही। भी आम है, लेकिन रूरल एरियाज का तो मुझे पता है, लेकिन इधर हैदराबाद सिटी का मुझे पता हैदराबाद नहीं। में कम हो गया है अभी। हाँ, पहले नालियाँ हुआ करती थी, तो ज़ाहिर-सी हाँ, बात है उस ज़ाहिर। ज़माने में हम इधर सिटी में भी रहते थे। जी, जी। छोटकी घटी, शाही बाज़ार, ये अभी भी उस ज़माने में हमारे ढाबे, हमारा घर वहाँ पर था, और आज भी हमारे वही माशाल्लाह। ढाबे हैं, और हमें पसंद है वहाँ के लोग, और आज तक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ के लोग जब भी हम लोग जाते हैं तो, सही है। माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो है जब मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो सारी, फिर मुझे दिलचस्पी थी शुरू से ही, पहले मुझे मेडिकल डॉक्टर का शौक, बनने का शौक था। उसके बाद ये है कि मेडिकल में मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो फिर जो है मुझे जब स्कॉलरशिप मिली तो फिर एक मौका दिया अल्लाह ने कि भाई ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, और मैं वहाँ पर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट थी। तो उसका रिसर्च साइंटिस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी इस वक्त आप लोग इधर पाकिस्तान या दुनिया में जहाँ कहीं भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे मलेरिया हो गया, बोलते हैं पहले टेस्ट कराओ, टेस्ट करो। उसके बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगी फिर आपको दवाई देंगे। सही। वो टेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं।
वो अच्छा, काम हम रिसर्च साइंटिस्ट का होता है कि जबरदस्त। हम जो है ना, ये पैरासाइट जो होता है, इसको पैरासाइट कहते हैं, जरासीम कहते हैं, जो मलेरिया का होता है और मच्छर के जरिए से फैलता है इंसानों में। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसके लिए टेस्टिंग करते हैं, कौन सी दवाई इस पे असर कर रही असर करेगी, है ना। सही। और उसमें पहले चूहों पे या दूसरे जो एनिमल जो मॉडल्स हैं उन पर हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि भाई सेफ्टी है उनकी, तो फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाता है, उनकी मर्जी से कंसेंट लिया जाता है कि आप इस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। पैसे वैसे नहीं दिए जाते ज़्यादातर तो, लेकिन फिर वो जब यस करते हैं फिर उनमें सेफ्टी देखी जाती है, फिर एनवायरमेंटल सेफ्टी भी देखी जाती है कि यही दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जानवरों पर, इंसानों पर और एनवायरमेंट सही। उनके लिए सेफ हैं, तो फिर वो अप्रूव होता है। और इसके अप्रूवल में, एक दवाई के अप्रूवल में 25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं ना। और इसी तरह से जो ये दवाइयों के सिलसिले में ये बताया, यही टेस्टिंग के लिए होता है। आजकल आप सुनते होंगे बहुत सारी हेपेटाइटिस की वजह से या दूसरों की वजह से सुनते होंगे आप, पीसीआर है या इलाइजा है या वेस्टर्न ब्लॉट है, ये नाम बहुत आम चल रहे हैं। जहाँ पर भी जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स जाते हैं या HIV के पेशेंट्स जाते हैं, तो वो लोग उनको टेस्टिंग के लिए इन्हीं में से कोई टेस्ट दिया जाता है। कुछ टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, कुछ जो है वो कंफर्मेशन के लिए होता है। तो ये टेस्ट जो डेवलप होकर जब आपके पास आते हैं ना कि हाँ भाई ये टेस्ट इसके लिए, इस बीमारी के लिए होगा सही, वो हम लोग डेवलप करते हैं। तो रिसर्च साइंटिस्ट जो है वो ये टेस्ट डेवलप करते हैं, उनको स्टेज पे लाते हैं, कभी ये इंसानों के लिए सेफ है, उनमें इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद यहाँ पर आपके जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ भाई ये दवाई दे सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। तो रिसर्च साइंटिस्ट बेसिकली ये होता है। और जो पॉलिसी एंड रेगुलेशन है, तो जाहिर बात है जब आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं, आपको इनसाइड आउट सब पता चल गया ना उसका, कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि टेस्ट जो फॉल्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। माना अगर मुझे HIV है ना, तो माना मुझे HIV है। ये नहीं है कि रिजल्ट में आ गया कि HIV है और असल में नहीं है, उसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, या फॉल्स मुझे है लेकिन आ रहा है कि नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों को पहले कंफर्म करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको ट्रेन्ड लोग चाहिए, आपको लोग चाहिए लैब्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे जो टेक्निकल स्टाफ हो, कि उनके पास इसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। इलाइजा का नाम लेना आसान है, PCR का नाम, वेस्टर्न ब्लॉट वगैरह का नाम लेना बहुत आसान है, इनको कंडक्ट करना जो है ना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है ना। तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। एंड आई एम होपिंग कि आप लोग जो है ना अपने स्टाफ को भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, मतलब यहीं पर ही उनको प्रोवाइड करेंगे ये ट्रेनिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपने मतलब बता दिया कि क्या फील्ड है ये। अच्छा, ये बताएं कि आपने लिखा है कि इम्यूनोलॉजी, और क्या है ये? यही मैंने अभी आपको बताया। अब आपने इम्यूनोलॉजी का नाम लिया है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 बीमारियां हैं आजकल, ठीक है ना। उनमें खास तौर पे एक बीमारी का मैं पहले नाम लूंगी, दूसरी बीमारी का बाद में लूंगी। पहले जो है जो रिलेटेड है इससे डायरेक्टली, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, एक फील्ड है, इम्यून सिस्टम, इसकी स्टडी, मुदाफती निज़ाम जो कुदरती तौर पे हमें दिया गया है, कुदरत की तरफ से जो दिया गया है, कि जैसे ही कोई जरासीम, आपको पता है एयर में, पानी में, हवा में, मिट्टी में, हर चीज में जो है ये होते हैं ना। तो अगर हमारे अंदर जाए तो ऑटोमेटिकली जो है ना वहां पर ट्रिगर हो जाता है सिस्टम कुदरत की तरफ से कि भाई ये दुश्मन आ गया है, अब इसको निकालो बाहर, इसको कुछ भी करके बाहर निकालो। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम हमारे अंदर नेटवर्क बना हुआ है इसका, और उसके बहुत सारे जो है वो सेल्स हैं जिनके मुख्तलिफ जो है वहां पर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब जो ये होता क्या, एक बीमारी है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है। ठीक है, अब ह्यूमन मीन्स इंसान, इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स, इम्यूनो मीन्स जो दिफाई निज़ाम, और डेफिशिएंसी मीन्स उसकी कमी होना। अच्छा। और वायरस तो वायरस है, जरासीम है। ये ऐसा जरासीम है जो आंखों से नजर नहीं आता, इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप के जरिए देखना पड़ता है। अच्छा, अब ये वायरस जो है ये जब हमारे इंसानों के अंदर चला जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है टाइम के साथ वीक होता जाता है, क्योंकि ये जाकर उन सेल्स में रहता है जो कि अंदर जैसे ही कोई जरासीम आता है तो वो अलर्ट करते हैं कि भाई इसको निकालो बाहर। अब ये उन्हीं के घर में जाकर रह गया अंदर, अब वहां रहेगा तो कैसे निकालेगा, नहीं निकाल सकता, जाहिर बात है। और फिर वहीं पर वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, मतलब उसकी जो अगली जनरेशन भी वहीं पैदा होगी, तो उसके बाद वो सेल तो मर जाता है। तो इसी तरह से जो है ऐसा ऐसा वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो कुव्वती मदाफियत है जो हमारा कुदरती, उसको वीक करता जाता है। तो लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। क्या है कि जब आप इन्फेक्शन लगा, वायरस हमारे अंदर गया, उसके बाद जो है वो 12-14 साल तक अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया, अगर हमने स्क्रीनिंग के जरिए में पता नहीं चला और ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो 12-14-15 साल तक जो कैरी कर रहा है ना, जिसके अंदर HIV है, वो बिल्कुल आपको नॉर्मल लगेगा। मेरे में
मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, किसी में मैं HIV इन्फेक्टेड हूँ, ये HIV इन्फेक्टेड है, लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे इन्फेक्शन के 14-15 साल तक। लेकिन वो 14-15 साल क्या होता है कि अंदर वो बैठा है ना, बैठा है, टाइम के साथ वो आपका सिस्टम जो है ना उसको कमजोर से कमजोर किए जा रहा है। इसमें सवाल यहाँ ये निकलता है कि कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब आप स्क्रीनिंग कराएंगे। तो स्क्रीनिंग अगर मुझे टेस्टिंग कराएंगे जब उसकी, जी कैसे मैं टेस्टिंग कराऊं? जैसे अगर किसी बंदे को हो गया, उसको मालूम ही नहीं है, हाँ, तो वो कोई ऐसी चीज बताए ना, कोई ऐसा सिम्टम बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जिससे लोग जाके जो है टेस्ट करवा लें। अच्छा, अब इसमें मैं सिर्फ 2 जुमले जरूर बोलूंगी क्योंकि वो एंड हो जाए जो हमने अभी शुरू किया था। अच्छा, 10-12 साल तक तो पता नहीं चलता ना कि बंदे के अंदर वो है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई है इन 10-12 सालों के दौरान, तो फिर क्या होगा कि उस वक्त जो है ना जो है उस पेशेंट के अंदर आराम आहिस्ता 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 जो एक बिल्कुल नॉर्मल किस्म के होते हैं वायरसेस जिनको हम बिल्कुल परवाह नहीं करते ना, वो वहां पे अंदर रह जाती हैं, घर बना लेती हैं। उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस और इलनेसेस, ठीक है ना, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो वो अंदर चली जाती हैं और वो फिर क्या करती हैं, उनको हमारा दिफाई निजाम निकाल नहीं सकता, तो फिर हमें जो कुछ भी होगा ना वो खत्म नहीं होगा। डायरिया हो गया फॉर एवर, मतलब वो जो 2-3 साल लाइफ के होते हैं तब तक वो हमारे साथ रहेगा, और कितनी दवाइयां कर लें, कुछ असर नहीं होगा। और फिर जो है उसमें जो है जैसे उल्टियां वगैरह भी होती हैं, नौजिया होता है, बुखार नहीं छोड़ेगा, और बहुत सारे निमोनियाज वगैरह है, बहुत सारी इन्फेक्शन हैं जो अंदर जो है घर कर लेती हैं, क्योंकि उनको उन चीजों से बचाने के लिए जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अब स्क्रीनिंग अब आती है आपकी। सॉरी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा, स्क्रीनिंग का क्या है, यहाँ पर हमारे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा ट्रांसमिशन की तरफ कि ट्रांसमिट कैसे होता है ना। तो ये रिस्क ग्रुप्स हैं स्क्रीनिंग के लिए। अब जैसे आप हैं, मैं हूं, जो हमारे पास यहाँ बैठे हैं, जो भी हैं, जनरल पब्लिक जो है, हर एक तो जो है वो HIV नहीं मिल सकता हर एक को, है ना। इसके अंदर जाने के तरीके हैं। तो जो लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो सही एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, उसकी वजह से उनको होता है, और कुछ जो है उनको बाय एक्सीडेंट लग जाता है ना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी एक इसका जो तरीका है, वो जो इन्फेक्शन लगने का, वायरस के किसी के भी बॉडी में जाने का, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिशन। ठीक है, उसकी डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें बताया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि अगर जो है वो हस्बैंड इन्फेक्टेड है और वाइफ इन्फेक्टेड नहीं है, तो वाइफ को लग सकता है और वाइफ के जरिए बच्चे में भी जा सकता है। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि देखिए इसको 45 ईयर्स हो चुके हैं, इस बीमारी ने जब फर्स्ट टाइम 1981 में था, 45 ईयर्स आज हो चुके हैं। तो इतनी एडवांस हुई है इसके जो है रिसर्च में, दवाइयों में और डायग्नोस्टिक में, कि उसकी वजह से आज जो है ना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है ना उसमें बचाव किया जा सकता है, प्रिवेंशन की जा सकती है। और जो है ना मदर जो है ना वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन बच्चा जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। हाँ, अच्छा, और ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके उपाय हैं, उसके तरीके हैं, उसको फॉलो करेंगे तभी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। क्या आप विश करें और हो जाए। अब अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ रतूबतें हैं, पहले ब्लड है, खून है हमारा। अब वो खून अगर जो है इन्फेक्टेड है, उसके अंदर ये जरासीम है, वो दूसरे को लग सकता है। फिर वो कुछ को तो जो है जाहिर बात है, अगर उनकी हरकत ऐसी होती है उसकी वजह से लग सकता है, और कुछ को जो है ऐसे के बाद एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब खून की जरूरत है, उस पर टेस्टिंग की सर्विस अवेलेबल नहीं है कि इसमें देखें कि हेपेटाइटिस है या इसमें HIV है। उन्होंने जो है ना खून एक में से दूसरे को लगा दिया और पता नहीं चला कि वो खून जो है ना उसके अंदर HIV का वायरस मौजूद है। ऐसे एक इनोसेंट इंसान को लग गया, वो वायरस का ऐसे ट्रांसमिशन हो गया। तो और हॉस्पिटल्स में इस तरह से होता है कि जो है कुछ तो ऐसा होता है ना कि पहले टेस्ट करते हैं। देखिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास लैब्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास रूरल एरिया बहुत बड़ा है, तो हर जगह पर हमारे पास ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आज भी जो है वो ये ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है और वो जो है उसके तो जरिए भी लग रहा है। चले, आपकी गुफ्तगू से ये हुआ कि हमारे हैदराबाद और गिरदे नवां में इंटीरियर में जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनको ये पता मतलब चल गया है कि आप जो भी आप खून लगवाएं, सबसे पहले उसका टेस्ट कराएं कि आया कि वो खून ठीक है या नहीं है। किसी भी चीज के लिए अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले टेस्ट करा लें ताकि कोई मसला ना हो। जी हाँ, ऐसे ही HIV के लिए टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस B के लिए टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस C के लिए टेस्ट करवाएं। ये 3 टेस्ट करवाना जरूरी है। और जो भी मदर, यानी कि कोई औरत है, शादीशुदा औरत है, वो उसको जैसे ही पता चलता है ना
कि जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, जी तो जी उसको सबसे पहला काम ये करना है, अगर वो चाहती है कि उसके बच्चे में ट्रांसमिशन ना ना हो, हो तो सबसे पहले उसको काम ये करना है कि जाएगी HIV के, हमारे पास यहाँ पे सेंटर्स है, उसका मैं बताती हूँ, वहां जाएगी, जाके फ्री में टेस्ट करवा लेगी, और अगर वो पता चल गया कि भाई नेगेटिव है तो नो प्रॉब्लम, कोई अगर मसला पता चलता है कि पॉजिटिव है तो फिर ये है कि वो मेडिकेशन पे आएगी, फिर मेडिकेशन वहां से ठीक मेडिकल मेडिसिन जो है वो भी ART सेंटर्स कहलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो वहां से दवाइयां भी मिलती हैं, और वहां से जो है वो वक्फे वक्फे के बाद जो है ना उनकी उनकी जो है वो क्या नाम है टेस्टिंग भी होती रहती है ना, ताकि पता चले कि वायरल लोड कम हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह से ना। तो एक ये, और मदर का जो मिल्क है, जो इन्फेक्टेड अगर माँ है ना, माँ के जिस्म के अंदर अगर जो है ये जरासीम है जी जी HIV का, जी 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 तो वो जो है अगर वैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बर्थ बच्चे के अंदर जो है ट्रांसमिट नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उसके दूध के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा तो उसको नहीं, हाँ, ये दूध तो नहीं फिर पिलाना बच्चा चाहिए, जैसे ही अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो उसको बच्चे को अपना दूध नहीं नहीं पिलाना पिलाना है, चाहिए उसको जो फॉर्मूला वगैरह दूध या जो दूसरे गाय भैंसों के या बकरियों के जो दूध वाले होते जी हैं जी जी वो पिलाने चाहिए। और तो मैंने ये आपको आपने बहुत अच्छी जी बात बताई है कि मतलब अगर किसी को हो जाए तो वो बच्चे को दूध पिलाने से गुरेज करे, जो दूसरे डब्बे के या दूसरे दूध है वो जरूर पिलाए, जी बहुत जी बहुत 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 जबरदस्त। जी। और तो ये भी है, और जैसे थूक है तो क्या होता है कि इसमें HIV में होता है ये कि थोड़ी बहुत जो है ना, जैसे ही आगे एडवांस हो रहा होता रहता है ना, तो मुंह में छाले हो जाते हैं, पूरे चले हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्या बोलेंगे आप उसको, हाँ, वो मतलब मुतासिर हो जाता हाँ है, वो मुतासिर हो जाता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी की जगह तक जो है ना बीच में छाले वाले होते रहते हैं, एसोफेगस में, मादे में छाले होते रहते हैं। तो अगर माउथ में छाले होंगे तो आपको पता है तो डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं। तो आजकल तो मुझे पता है, मैं जो हूँ ना रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, तो रिसर्च साइंटिस्ट बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट हूँ अभी, तो मतलब वो मेरा बैकग्राउंड है। तो मैंने जो भी इस वक्त मैं आपको बात बता रही हूँ, ये जो है इस वक्त जो है 2024 की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जो आपको कहीं पर भी जाए आपको हर साइंटिफिक जर्नल के अंदर मिल जाएगी। सही HIV पे रिलेटेड जो है उनमें मिलेगी, CDC USA में मिलेगी, NIH में मिलेगी, WHO में मिलेगी, ये सारे हैं जहां पर ये सारी जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उसको आप कंफर्म कर सकते हैं इन सारी जगह पर जाकर। और मेरा नाम नसरीन इनायत बुग्गियो डाले आप गूगल में तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्पेसिफिकली है क्या, सही सही ठीक सही है ना। तो उसमें फिर ये है कि और जो है मर्द का जो एक होता है जिनसी रतूबत, उसके अंदर भी होता है ये सही जरासीम, जो औरत की जिनसी रतूबत होती है उसके अंदर भी ये जरासीम होता है। और थूक के अंदर जो है वो अब होता है, हो सकता है क्योंकि अगर नंबर ज्यादा है बड़ा तो थूक के अंदर होगा, और थूक के जरिए भी तो लग आपके सकता कहने है। का मतलब है कि थोड़ा सा एहतियात भी जरूरी है, एहतियात जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि जी वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल आप ये भी सुनने वालों को बताइएगा कि एहतियात हमें क्या करनी चाहिए, कि हमें खाना किस किस्म का खाना चाहिए, मेल मिलाप में किस तरह से रहना चाहिए, जी और जो जो लोग हैं जो मतलब एक ऐसी आबादियों में रहते हैं जिसमें अवेयरनेस की कमी है, जी। उनके लिए कुछ बताएं। अच्छा, तो सबसे पहले आखिर वाला आपका लफ्ज पहले ले लें अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस का और ही मसला आपने है ना, कहा ऐसे इलाकों में लोग रहते हैं जिनको अवेयरनेस की मालूम जरूरत। नहीं है ना कि हाँ हाँ हाँ, अब मैं इसी पे आपको बोलूंगी। सबसे पहले अवेयरनेस की किसको जरूरत है? मेडिकल डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स, अच्छा हाईली एजुकेटेड हैं, ये एक नई बात है। लेकिन उनको इसकी जरूरत है। HIV एड्स की जो फुल बेसिक ओवरव्यू, फुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमारी डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे जितने हाईली एजुकेटेड पर्सन है ना, उन सबको इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी सख्त जरूरत है। उसके बाद आती है हमारी जनरल पब्लिक। सही जनरल पब्लिक को अगर मैं बैठ के बताऊं, अब देखिए आपकी फील्ड दूसरी है, मुझे आपकी फील्ड के बारे में नहीं पता, सही मेरी फील्ड दूसरी है, मैं कितना भी उसको क्लियर, इतना आसान तरीन जबान में आपको समझाने की कोशिश करूं फिर भी थोड़ी कमी रह जाएगी ना। तो जनरल पब्लिक को ना लें, पहले लें मेडिकल डॉक्टर्स को। मैं क्यों कह रही हूँ ये, इसलिए कह रही हूँ कि इस बीमारी का जब पता चलता है ना किसी को भी, भाई इसको HIV है, उसकी इन्फॉर्मेशन, अच्छा डॉक्टर्स को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये बीमारी सिर्फ ब्लड के जरिए फैलती है, माँ के दूध के जरिए फैलती है, सेक्सुअली एक्टिविटीज की वजह से फैलती है, सही ठीक है। है, और ऐसे हवा से नहीं फैलती, पानी से नहीं फैलती, मच्छरों से नहीं फैलती, बिस्तर की चादर से नहीं फैलती, है सही ना। सही टॉयलेट सही सीट इस्तेमाल करेंगे उससे नहीं फैलेगी, सही सही आप जो है ना एक ही प्लेट इस्तेमाल करेंगे उससे नहीं फैलेगी, अब जो कपड़े वगैरह हैं वो जो है ना शेयरिंग करेंगे उससे नहीं फैलेगी, अनलेस के वो ब्लीड कर रहा हो, है ना। अगर लेकिन नॉर्मल कंडीशन उसकी है तो कुछ नहीं फैलेगी। डॉक्टर्स को ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे नहीं फैलेगी ना, तो जो HIV के पेशेंट है ना उनको अस्पतालों में से ना निकालें प्लीज। क्यों? क्योंकि जब उसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करें जैसे नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल होता है, और जो है उसको जो है नॉर्मल पेशेंट की तरह से जरूर करें। जो आपको प्रिकॉशंस लेने, ग्लव्स हैं, आपके पास लैब कोट्स हैं, लैब कोट जो है ना सिर्फ शोबाजी के लिए, स्टेटस सिंबल नहीं होता,
आपको पता है हम जब वहाँ पे लैब्स में काम करते हैं, जब होते हैं ना, और अगर वहां से चले जाएं खाना खाने के लिए नीचे कैफेटेरिया में, हमें 5 मिनट के अंदर हमारे जो डायरेक्टर है उनकी कॉल आ जाती है, हे मैं नसरीन की सर तशरीफ लाइए, आप अभी कैफेटेरिया में गई थी, हाँ लैब कोट पहन के गई थी, हाँ आ गई शामत, बात ही खत्म, क्योंकि लैब कोट इज ओनली फॉर लैब। आपको पता है वहां पे लैब्स होती है ना, उसमें जो दरवाजा जो है उसमें उसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्या होता है, दरवाजा खुलता है, अंदर की जरासीम बाहर नहीं जाते, बाहर की जरासीम अंदर जाते हैं, तो लैब कोट जो है ना उसके ऊपर जरासीम लगे हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, उसके ऊपर जरासीम लगे हुए हैं, वो जरासीम लेके केएफसी में ना जाएं, खुदा का वास्ता है आप सब डॉक्टर्स को, मैं देखती हूँ अपनी आंखों से। तो आप ये आपका कहने का मकसद ये है कि वो जो डॉक्टर्स का जो कोट होता है जो वो पहनते हैं, जी 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 हाँ, वो उसको अस्पताल तक महदूद रखें, यहाँ जहाँ पर अंदर है बिल्कुल उसको वहीं बंद करके कुंडे पे लटका उसको भी सेफ रखें। हाँ उसको वहीं रख कर है, उसको वहाँ अस्पताल से भी बाहर नहीं लेकर आएंगे। आपने बात बताई और ये इससे बड़ी अच्छी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी मालूमात मिली होगी। और जहाँ तक मैं समझा, आपका कहने का मकसद ये है कि HIV के जितने भी मरीज हैं उनको भी नॉर्मल लें, आप नॉर्मल लें, हाँ बिल्कुल एहतियात जरूर करें, एहतियात करें, एहतियात जरूर करें। और देखें अगर वो जो है वो HIV का जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको दस्त या उल्टियां होती हैं तो उसको रेगुलर दवाई दें आप, ठीक है ना। सही है। अच्छा एक और बात है कि जैसे स्क्रीनिंग की आपने पहले बात की, वो थोड़ा पीछे आगे हो गया, तो स्क्रीनिंग में ये है कि जो रिस्क ग्रुप्स हैं, रिस्क ग्रुप्स कौन से हो जाते हैं, जो ऐसे मर्द हजरात, ऐसी खवातीन और नशा करने वाले लोग जिनका कि जो है वो इस किस्म की, या मल्टीपल पार्टनर्स वाली औरतें, मल्टीपल पार्टनर्स वाले मर्द, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा शेयरिंग होती है, सिरिंज की शेयरिंग होती है ना। अच्छा सिरिंज की शेयरिंग एक तो इनएक्टिविटीज में भी हो सकती है, नशा वगैरह, और दूसरी कौन सी होती है, हमारे पास जो मेडिकल नेग्लिजेंस है। माना मेडिकल नेग्लिजेंस में ये है कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं क्लिनिक पे, वहां पर एक सिरिंज है, एक नीडल है, वो 500 को उन्होंने लगा दी। नहीं अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मामला देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यार अब मामला ठीक होता चले जा रहा है। हाँ इंशाल्लाह, ज्यादा जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा हालात सही होते जाएंगे, जाहिर बात है, और बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि ये जो ट्रॉपिकल मेडिसिन है, तो ये क्या है? ये यही है जो मैं भी जो बताती आ रही हूँ मैं आपको, जो भी बीमारियां ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स हमारा जो एरिया है, जैसे यहाँ पे गर्माइश वाले जो मुल्क हैं वहां पर जो भी बीमारियां होती हैं उनको कहा जाता है। वैसे जैसे HIV है वो तो मतलब जो अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी, वेस्ट की बीमारी थी, फिर ट्रैवल बहुत ज्यादा आजकल है पूरी दुनिया में, तो ट्रैवल के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री आती जाती रहती है। इसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह है, वो ज्यादा नहीं मिलेगा आपको वेस्ट में, वो आपको ईस्ट में मिलेगा। हाँ तो इस किस्म की बीमारियां हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं, एक बीमारी है उसको कहते हैं फिलराइसिस, वो भी आपको इंडिया में मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। हाँ उसमें लोगों वो जरासीम जो है वो ब्लड के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, उसमें टांगे इतनी बड़ी हो जाती हैं, उसके अंदर बैठा होता है, तो जाहिर बात है उसकी जो वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो खराब होता जाता है विद टाइम। अच्छा अब ये इसमें एक सवाल ये आता है कि अब इतनी सारी चीजें, बीमारियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो मेडिकल जो रिसर्च है जो आप करती है पूरी दुनिया में डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बेहतरी आ रही है, मजीद आगे हम जा रहे हैं कि और भी कोई डिजीज आ रही है उसको रोकने के लिए मुआविन मददगार साबित हो रही है चीजें? अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी, वो मिसाल इसलिए दूंगी कि मोस्ट रिसेंट और अभी भी एप्लीकेबल है। वो क्या है कि देखें 1981 में पता चला ना, तो 5-7 साल तक तो डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि कौन कॉज कर रहा है और किसकी दवाई कौन सी दें इसके लिए ना, तो मरते जा रहे थे मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो मर गए। उसके बाद जो है ना उनको पता चला कि जो है वो कौन कौन से, उन्होंने रिसर्च जब शुरू की तो पता चला कि भाई ये सिर्फ गलत हरकतों से नहीं फैलती है ना, ये तो भाई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे भी फैल रही है, ये एक जो बच्चा न्यूबॉर्न है उसको भी लग रही है। तो फिर उन्होंने और भी ज्यादा रिसर्च की, तो फिर पता चला कि सर्जिकल इक्विपमेंट है उससे भी फैल रही है, फिर पता चला कि ब्लड से भी फैल रही है। तो फिर जब ये है रिसर्च कि वो ऐसा ऐसा उसके ऊपर काम करते रहे, और उसके बाद उनको ऐसा ऐसा पता चलता रहा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी देखें USA में या जितने भी मगरबी मुल्क हैं, मेजॉरिटी मगरबी मुल्क में ममालिक में, वहां पर क्या है कि खून का जो है ना ट्रांसमिशन ब्लड से, खून से ऑलमोस्ट 0 है। और हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इतनी स्क्रीनिंग है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। हाँ और हमारे, और अच्छा दूसरी बात ये है कि देखिए मेडिकेशन की आपने बात की, तो 45 ईयर्स लगे हैं। पहले 23 से ज्यादा टेबलेट्स लेनी पड़ती थी दिन में 3 दफा एक पेशेंट को, और अभी इन 45 इयर्स में इतनी एडवांस हो गई है कीमोथेरेपी, HIV की बात कर रही हूँ मैं, कि उसमें जो है अब सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। अच्छा। लेकिन वो टैबलेट लेनी है लाइफ टाइम, क्योंकि ये जरासीम जो है ये हमेशा के लिए हमारी बॉडी के अंदर आता है, निकलता नहीं है, क्योंकि क्योर नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक टैबलेट लेनी है और लाइफ टाइम लेनी है, उससे क्या है कि ये क्योर रहेगा। जी मतलब ये क्योर नहीं, प्रिवेंशन। वो असल में क्या है कि वो फिर जो मरीज है वो
आम लोगों की तरह रह सकता है? वो मरीज जो है ना, यही तो बात है, यही ब्यूटी है कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पर जाकर देखें, जो इस वक्त केसेस हैं जिनको 17 साल की उम्र में लगा, वो इस वक्त आपको मिलेंगे। कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है। पता है, यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलूंगी, वहां पे क्या है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, देखें आधी से ज्यादा मेरी जिंदगी बाहर गुजरी है, मेरी ट्रेनिंग वहाँ की है प्रोफेशनल, और मैंने आधे से ज्यादा पहले वाली जिंदगी भी यहाँ पे गुजारी, और अभी भी कुछ टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। तो उसमें ये है कि मैं जो रिसर्च साइंटिस्ट होता है, वो क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालने वाला और झाड़ का कांटा, उसको भी साथ में मिला लेना, तो फिर समझ लें कि क्या हुआ वो फिर आप देखेंगे दूर से बोलेंगे और भागो भागो इससे साइड में रहो तो उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोग जो है ना, बाहर की वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं, सब कुछ ओपन है आपके सामने, चॉइस आपकी है, क्या लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ की हम अच्छाइयाँ बुराइयां जो है वो अपना लेते हैं, यहाँ पे अच्छाइयाँ क्यों नहीं अपनाते, ये इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा मुझे प्लीज। अब मैं आपको ये बताती हूँ, वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो सिस्टम है ना, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम है, बहुत सारे वहाँ पर जो एनजीओ है ना, दे रियली वांट टू हेल्प, है ना, शोबाजी के लिए, फोटो सेशन के लिए, कोई भी। अब क्या होता है कि जैसे ही किसी को पता चला कि भाई ये 50 पेशेंट हैं, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं, वहां तो आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली यहाँ के जिन्होंने शादियां नहीं की वो तो अकेले अकेले ही होते हैं, इसी तरह से। तो फिर क्या होता है कि सिस्टम जो है ना, वो केयर करता है कि इसको डेली टेबलेट लेनी है, इसकी 1 महीने की है ना दवाई, तो 1 महीने के बाद, इससे पहले कि 1 महीना खत्म हो, सिस्टम किक इन करेगा और उसको दवाई होगी, तो फिर वो लाइफ टाइम उस दवाई पर रहते हैं और माशाल्लाह से वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं ना। अब हमारे पास क्या है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, और आपको प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको ये 1-2 जुमले जो है ना, ये मेरे सुनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर मेरा छोटा टाइम है इसके अंदर जो है ना, जाकर मैंने इसमें इतना ज्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि फैमिली, हम क्या कहते हैं, किसी को बच्चे नहीं होते ना, हम कहते हैं आपके बच्चे नहीं है, बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है। अच्छा, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। अगर फादर को HIV इन्फेक्शन हो जाता है और फादर ऐसी स्टेज पर है जब ये उसको कोई मसला नहीं है, अभी अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करे ना, तो माशाल्लाह वो अपनी पूरी जिंदगी जो है जी लेगा, भले 80 साल तक हो। लेकिन क्या है, उसको अगर मामूली मोशन होते हैं, डायरिया होता है ना, तो घर में से कोई भी उसको लेकर जाने वाला नहीं, कोई तैयार नहीं है। पहले घर वाले तैयार नहीं ले जाने के लिए, बोले सारी जिंदगी कौन इसको संभालेगा भाई, इसलिए जान छुड़ाओ, जाता है तो जाने दो इसको। अब मैंने 2-3 दिन पहले अपने घर वालों से बात की, मैंने कहा देखें, अल्लाह की तरफ से देखें, ये तो है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है ना, मौत हमारी हिफाजत करती है, जब तक मौत की घड़ी नहीं आएगी ना, भले मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं, अगर यहाँ देखें 90 साल की 100 साल की औरतें मिलती हैं सिलसिले में, एक महीना बगैर खाने पीने के अंदर होती हैं, जमीन के बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनकी मौत की घड़ी आई नहीं है। मैंने कहा हो सकता है कि इस आदमी की जो है मौत की यही घड़ी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो, लेकिन क्या हुआ, जिसने ये इंडिकेट किया कि भाई ये इसको ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ी इसकी हेल्प करेंगे, उसको अल्लाह की तरफ से सवाब मिल गया, बैठे बिठाए। और जिन्होंने आखिर में जो है ना ये किया, उसको थोड़े से मामूली दस्त हुए, भाई ले जाओ उसको फ्लैजिल वगैरह की लगवा लो, उनके लिए गुनाह आ गया मतलब आप ये कह रही हैं कि थोड़ा सा फैमिली को भी इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। किसी को इस तरह की बीमारी हो जाती है, तो फैमिली को ये चाहिए कि वो उनकी मदद करें, परेशान ना हो, और जितना हो सकता है अपनी तरफ से अच्छा करें ताकि वो मरीज ठीक हो जाए। जी। अब देखिए कि इसमें स्क्रीनिंग फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध की सिर्फ मैं अगर बात करूं ना, तो सिंध में फ्री टेस्टिंग है, फ्री जो है वो मेडिकेशन है, तो घर वालों को जो है ना कोई पैसा दवाइयों पे तो नहीं खर्च करना पड़ा, बस ये है कि उनको लेकर जाना, लेकर आना, महीने में 1 दफा, अगर बीच में कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, फिर औलाद जो है किस टाइम पे काम आएगी। चलिए, बहुत 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 जबरदस्त आपने गुफ्तगू की। अच्छा, ये बताएं कि आपका इतना ये पूरा प्रोसेस है काम का, और रिसर्च साइंटिस्ट है आपके, मतलब कि घर वालों ने आपका कितना साथ दिया? मेरे घर वालों ने, किसका नाम लेना चाहेंगी, उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? आपके भाई भी बैठे हुए सामने। जी, मेरे घर वालों के साथ के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले जो है वो हमारे दादा जो है वो उमेद अली, और हमारे नाना जो है वो गुलाम रसूल बुग्यो, और हमारे सबसे बड़े जो मामू, जो एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उस जमाने में, और वो उनका नाम है मोहम्मद अली बुग्यो। आज भी आप जाएंगे शक्कर बैराज पे, आपको उनका नाम लिखा हुआ नजर आएगा। वो सदर अयूब के जमाने के टाइम पे थे, जब वो बन रहा था बैराज। पिछले साल में गया था शक्कर, आप गए थे। अब अगर जाना हो ना तो आप देखिएगा उसमें मोहम्मद अली बुग्यो लिखा होगा, वो मेरे बड़े मामू हैं। उसके बाद हसन अली बुग्यो, वो प्रोफेसर थे। अच्छा, उसके बाद मेरे मामू जो है, मेरे ताया जो है
पीर मोहम्मद वो जो है ना, वो थे जो हमारे को बचपन से ये सारे रिसाले लाकर देते थे, जिन्होंने मैं हुक किया पढ़ने पे। आपको एक बात बताऊं मजे की, वो क्या है कि मैं जब स्कूल खत्म करके जो है खत्म कर रही थी ना मैट्रिक, तब तक जो है ये सिंधी लैंग्वेज आई नहीं थी, कंपलसरी नहीं थी ना, तो मैंने सिंधी पढ़ी नहीं। इवन दो कि मैं सिंधी फैमिली से हूँ, लेकिन सिंधी मुझे जैसे मैंने पढ़ी नहीं स्कूल में ना। तो क्या हुआ कि हमारे घर में अखबारें आती थी ना, मैं अखबारें पढ़ गई, मुझे सिंधी पढ़ना आ गई। माशाल्लाह। लिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पढ़ना मुझे सारे आ गए फरफर, और बोलनी भी आती है क्योंकि घर में बोलते थे। उसके अलावा जो है ना, मेरे वालिद इनायत अली बुगियो, जिन्होंने मुझे समझे किक आउट करके पाकिस्तान से निकाला सॉर्ट ऑफ उनका बड़ा मतलब एक किरदार, इन लोगों का बहुत किरदार है। बहुत मेरे मामू हैं जफर अली, मेरे मामू जो है वो फतेह अली, इन लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर है कि इन्होंने हकीकत में, हमारे घर का माहौल ये नहीं था कि बैठो स्कूल से आओ फिर ट्यूशन पे जाओ फिर मदरसे, नहीं 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 नहीं, हम हर चीज में इन्वॉल्व होते थे ना। हर किस्म के जो है हम ड्रामे भी बैठ के बड़ों के साथ देखते थे। हमारे वालिद के साथ ही वो बड़े सुपर किस्म के, मैं उनकी बेटी तो कहीं से भी नहीं लगती इतना बोलने वाले, अभी सारी जिंदगी में उन्होंने 25-26 जुमले बोले होंगे मेरे साथ। लेकिन मकसद ये है, वो डायरेक्टर थे उसमें एग्रीकल्चर में ना, तो मकसद ये है कि अगर, और हमारी लेडीज भी, और अभी आजकल जो मैं ये जब से मैंने आगाही का प्रोग्राम शुरू किया है, ये शुरू किया, इसमें मेरे भाई ये जावेद हैं, और उसके अलावा जो है मंसूर है। ये दोनों खास तौर पे जिधर भी हो, बाइक कुछ भी हो जाए, तुम्हें कराची लेकर जाना है, कुछ भी हो जाए, बाइक उठाओ, मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे वहां लेके जाओ, इनका साथ है। मेरी अपनी फैमिली की बहनें वगैरह हैं, सब हैं, और मेरी कजन्स वगैरह हैं, सारी की सारी इसमें जो है ना एक तरह से इन्वॉल्व हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं, मॉरल सपोर्ट। उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि जैसे जो कराची की खास तौर पे मैं बोलूँगी, सिविल हॉस्पिटल की एक हैं डॉक्टर समीरा जलवानी, शी इज़ ग्रेट। उन्होंने भी बहुत मुझे, उनको मैं अगर सैटरडे को भी किसी मरीज का बताऊँ ना कि मैडम उसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो उसी सैटरडे के, ये वीकेंड पर, इट्स अनहर्ड ऑफ मेरे लिए, मतलब आएंगी नहीं वो कराची में। मैं अगर हैदराबाद का कोई मरीजों में बात उनको फोन करूंगी ना, मुझे ऐसे एक मरीज का पता चला है उसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसी वक्त फटाफट फटाफट मेरी तरह से जो है ना वो सजेशन देना शुरू हो जाएंगी। ओके भाई, किसी न किसी तरह से वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, ऐसी बात नहीं है, जिधर जाती हूँ काफी इज्जत मिलती है। और एक बात जो मैंने, जो आपको पता नहीं है, वो ये है कि मैंने स्टार्टअप किया था एक्चुअली स्कूलों में जो है ना आगाही का प्रोग्राम। मैं आई थी पहले 12 साल पहले जो है, मैं यहाँ पर आई थी, मेरी मदर की माँ की तबीयत खराब थी, तो उसमें मैं आई थी कि भाई मैंने इतने साल हो गए इनसे अलग रही हूँ। आती थी महीने के लिए, वो महीना तो 1 महीना गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, जब यहाँ पर आई तो मुझे 1 महीने के अंदर मेरी अम्मी सही हो गई। अब मदर सिद्दीकी साहब हमारे फादर फिगर है, जैसे हमारे फादर के भी बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनकी फैमिली के साथ भी बहुत हमारे ताल्लुकात। तो उन्होंने कहा, उनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ, उन्होंने कहा अरे नसरीन घर में बैठी हुई ये क्या करेगी, यहाँ मैंने इतनी लैब्स बनवाई हैं, ये किया है वो किया है, आइए आप यहाँ पर आके इनको ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें। तो मैंने कहा मेरे पास परमानेंट पोजीशन है हेल्थ कैनेडा में, मैं वो छोड़ के तो नहीं आ सकती हूँ, मैं तो ऐसे 1 साल की छुट्टी पे आई हूँ। कहने लगे लीव विदाउट पे वो लोग इस तरह से दे देते हैं अगर फैमिली रिलेटेड हो। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम उनसे पूछते हैं। उन्होंने HEC वालों को बोला, HEC वालों ने मेरे जो है कनाडा में ऑफिस वालों को बोला, उन्होंने कहा हमारे पास तो छुट्टी लेके गई है, कोई बात नहीं है, अगर वो आपके पास कुछ हेल्प आउट करना चाहती है तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा HEC वाले तुम्हें पैसे भी देंगे और जो है ना फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर के तौर पर तुम्हें रखेंगे, 2 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी, ये होगा वो होगा। अब वो मुझे इंसेंटिव दे रहे हैं ना, मैंने कहा अगर ऐसा होता है ठीक है। फिर उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद उन्होंने 1 मिलियन भी दिया था मुझे कि भाई इस पर आप रिसर्च कराएं। अब आपको तो पता ही है सिस्टम में काम करना जो है ना, अपने ओन पर तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये है कि मुझे अल्लाह की तरफ से और मेरे कुछ ये मज़हर सिद्दीकी साहब वगैरह जो है, मैं तकरीबन 3 साल, 1 साल की छुट्टी को मैंने 3 साल तक जो है ना उन्होंने मुझे उसमें किया। और फिर स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने हेल्पफुल थे जिसकी इंतहा नहीं है। जो स्टूडेंट 15 मिनट नहीं बैठता था क्लास में, उनको मैं लेके जाती थी कैडेट कॉलेज सांगड़, क्योंकि जो ये मुझे 1 मिलियन मिला ना, इसमें से मैंने सारी हेपेटाइटिस की, B, C और HIV की किट्स ली। उसके बाद हमने 30-35 जो है ना लगाए मेडिकल कैंप्स, फ्री मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ गाँवों में। हम 7 तक गए, 2 दफा कैडेट कॉलेज सांगड़ गए। रात को 3-3 बजे मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स आते थे। आज तक वो लोग मतलब इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत, तो वो ये मैंने तब किया था 12 साल में। अब जो है ना, जब मैं आई तो मेरी कुछ कॉलीग्स, मेरी फ्रेंड्स हैं इधर निमरा में, वहाँ पे बहुत अच्छी एक फ्रेंड है डॉक्टर नसीमा मुनीर है, ऑनकोलॉजिस्ट हैं, वो है डॉक्टर शाहिद इकबाल जो वहाँ के डायरेक्टर है। ये मेरे उस जमाने के साथी हैं जब मैं स्टूडेंट्स को लेके जाती थी विजिट पे। उन्होंने मुझे बोला मैडम यहाँ पे आगाही का प्रोग्राम करवाएं, आप ये करें वो करें। इस तरह से मैं इन्वॉल्व हुई यहाँ पर आगाही के प्रोग्राम के अंदर। और फिर मैंने जाकर 35 से ज्यादा जो है वो कासमाबाद के स्कूल, सिटी के स्कूल, हमारे पुराने 100 साल पुराने नूर मोहम्मद हाई स्कूल है, हमारा बनात स्कूल है, हमारा जो काजी कयूम स्कूल है, ये तो पुराने स्कूल है ना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बड़ों में से हमारी कभी किसी में कजिन गई है, किसी में हमारे चाया गए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है हम जब उसमें। तो लेकिन ये है कि मुझे इतनी खुशी होती है, एक बात मैं आपको बताऊंगी
स्टाफ से खुशी हो या ना हो क्योंकि हर जगह का स्टाफ वेलकम ही नहीं होता है। जी हाँ। लेकिन जो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, 200-250 से ज्यादा मुझे जो है ना होता है मेरे पास ये बच्चों का सही क्राउड, सही। और वो इतने एंथ्यूजियास्ट, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका ऐसे होता है कि मैं उनके साथ उनकी लेवल पे अगर बात करती हूँ ना, ये ज्यादा अच्छी बात तो है। फिर वो तो बस ये होता है कि बाद में वो तो बिल्कुल मेरे पीछे, आगे मैं पीछे हूँ, आगे मैं पीछे हूँ। तो इस तरह से कराची में एक है हमारे जो है द स्मार्ट स्कूल, ग्रामर स्कूल के नाम से, मुशर्रफ कॉलोनी है वहाँ पर जो है हॉक्स बे के पास। जी जी। वहाँ के एक सनाउल्लाह मुगल साहब हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल। एक्चुअली टीवी में इंट्रोडक्शन, मेरे को इंट्रोड्यूस वगैरह कराने में, इधर आपके रेडियो स्टेशन के आपके एक इंजीनियर हैं, और यहाँ पर मेहरान टीवी का एक जो है वो डायरेक्टर था जो कराची में, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। माशाल्लाह। इन्होंने मतलब मेरे नाम दिए, ये मैडम आई है ना आप इनको बुला लें, फिर बस वो अच्छा, जहाँ जहाँ हो सका बहुत वहाँ बहुत पे अच्छी मिला। गुफ्तगू रही आपसे डॉक्टर साहब। आप आखिर में ये बताइएगा कोई ऐसा कोई अच्छा पैगाम देना चाहें, जैसे आप खातून हैं और बहुत सारी खवातीन आपको सुन रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहिए, क्या 5 लाइन होगी आपकी? रिसर्च साइंटिस्ट बनना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब ग्रेजुअली वो हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी। क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा अपनी जबान में, जी। लेकिन वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर वो हकीकत में कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ना चाहती है ना, तो जैसे अब HIV एड्स में वहाँ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो साइकोलॉजी देखिए, जब हमारे स्कूल में, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि स्कूल वाले जो है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, हॉट शॉट, या जो है गवर्नमेंट का स्कूल हो, उनको जो हेल्थ एजुकेशन है उसको मस्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक दफा मैडम ने बोला तो मैडम को बुला लिया, वो भी मे बी रिलक्टेंटली, और उसके बाद बस चुपड़ी करके बैठ गए मतलब 15 करते साल रहना तक चाहिए उनको, करते, ये मतलब ये ताकि जो है। अवेयरनेस फैलती जी रहे जी और जी जी, जो माँ-बाप के भी पता चलते रहे कि वहाँ कहाँ जाना है, कहाँ सिलसिला है वो सारा। कहते हैं ना कि ग्रीसी व्हील गेट्स द ग्रीस, ठीक है ना, जो ना बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। अगर कोई जानवर ही होगा, वो अगर हमारे पास मुर्गियां हैं ना छोटी, उनको पता है कि वो चिल्लाएंगी ना तो आखिर में जाऊंगी, और जाके फिर उनको कुछ दे के आऊंगी। वो चिल्लाना बंद कर देंगी तो जो चिल्लाएंगी तभी जाऊंगी, अगर वैसे चुपड़ी करके बैठी है तो नहीं जाऊंगी ना। तो इसी तरह से जब तक आप बताते रहेंगे बच्चों के जहन में सिंक होगा। हमारे को किसको इस वक्त जो है वो किसको टारगेट करना चाहिए, एक तरह से टारगेट गलत तरीके से नहीं, कि अवेयरनेस के लिए वो अवेयरनेस हमारी यंगर जनरेशन है, उनको 9th मैट्रिक फर्स्ट उनको ईयर बताना इंटर, चाहिए। उनको जी, जी। बताना चाहिए कि ये प्रिवेंशन ऐसे करना ऐसे है, करना है। जी, जी। ड्रग्स वो से दूर रहें। ये सिरिंजेस का जो है, इससे बार्बर्स वगैरह हैं वहां पर भी लग सकता है, तो वहां पे अपने लिए आप लोग जो है डिस्पोजेबल सामान लेके जाएं। और ब्यूटी पार्लर्स हैं, टैटू पार्लर्स हैं, मतलब ये चीजें हैं, एहतियात करें आप। एहतियात करें। तो ये इसके लिए आप अगर छोटी जनरेशन को लेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रिवेंशन जो है बहुत इजीली हो जाएगी। वही है, हाँ, आखिरी में तो बात आई है आप कि कोशिश करें, एहतियात जो आप है लोग तो वो रेडियो के, आपके पास तो बहुत पावर है एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। जी तो जी जी, और इसका इलाज तो है नहीं ना, मतलब इस वक्त है मेडिकेशन है, मेडिकेशन। लेकिन मेडिकेशन है लाइफ के लिए, और वो जो है अगर लें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आपकी जो तमाम बातों से ये हुआ कि आप एहतियात करें, जितने भी जी हमारे नौजवान हैं और घरों में ख़वातीन हैं या बाहर जो भी लोग हैं, जितनी भी आपने गुफ्तगू से जी सुनी है, उसमें उनको ये चाहिए कि जितनी भी आपने जो चीज़ें बताई हैं, और नशे से दूर रहें, ख़ास तौर पर सिरिंज हैं, और हाँ हजाम की दुकान पर आप जाते हैं तो कोशिश करें कि नया ब्लेड ले लें। जी जी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे ये क्या है कि इससे हम बच सकते हैं। बच सकते हैं तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश कि आप आए और आपने जो है वो माशाल्लाह जो बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और जितनी भी ख़वातीन आपको सुन रही हैं कि उनके दिल में भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी इस चीज़ में किसी भी शोबे हाँ में हाँ जो है बिल्कुल मैं बिल्कुल। करना चाहिए। और यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी मौके मौजूद हैं और बाहर भी हैं, जैसा कि आप कनाडा में खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैं एक बार आपका तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ आई और आपने टाइम दिया, तो एक बार फिर शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया, और अगर आगे भी बुलाएंगे तो ज़रूर हम आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ पर भी अवेयरनेस की बात होगी या सही। कोई दूसरे एजुकेशन के सिलसिले में जो कुछ भी होगा, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। और जितना भी टाइम मैं हूँ और जितना भी मैं अवेयरनेस फैला सकती हूँ मैं ज़रूर फैलाऊंगी, चाहे मुझे माहौल सही मिले या ना ना मिले, मिले। एज लॉन्ग एज कि आप मुझे इनवाइट करेंगे चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी प्रोफेसर मच। डॉक्टर नसरीन इनायत बुग्गी हमारे साथ थी और रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। और फिर किसी प्रोग्राम में भी इनको मदऊ करेंगे। और मैं था आपके साथ मुजाहिद, आप सुन रहे थे एफएम 101 हैदराबाद। कल इसी प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।